थी। कोर्ट का ऐसा फैसला सुनकर ईडी ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिनों से सुना जा रहा है, हमें भी पर्याप्त समय मिलना चाहिए अपनी बात को रखने की। इनकी गिरफ्तारी पहले भी हो सकती थी, चुनाव के वक्त ही इनको अरेस्ट क्यों किया गया। और 18 मार्च को पहली बार ये आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल इसे लीकर पॉलिसी के केस में एक लीड रोल प्ले कर रहे हैं और साउथ ग्रुप से मिले 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शन में लगाया। और ये जो पैसा आया था गोवा के इलेक्शन में जो खर्च हुए वो हवाले के जरिए आया था। और उसके बाद इन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, जहां पहले से ही मनीष सिसोदिया जैसे नेता बंद। और जब किसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को बेल दे दी, उसके बाद फिर से केजरीवाल को जेल क्यों जाना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें 21 मार्च 2024 को ईडी ने अरेस्ट किया और 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए जेल जाने वाले पहले नेता बन गए। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने से पहले ही 9 बार समन जारी किए थे, लेकिन केजरीवाल जी ने हर बार इसको इग्नोर कर दिया था। इसके बाद ही ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। अब ईडी ने ये समन कब और क्यों जारी किए थे, सीएम अरविंद केजरीवाल पर केस क्या है जिसके खिलाफ ईडी समन पे समन जारी किए जा रहा था, और आखिर केजरीवाल को जेल क्यों जाना पड़ा। और जब किसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को बेल दे दी, उसके बाद फिर से केजरीवाल को जेल क्यों जाना पड़ेगा। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केजरीवाल को बेल देते वक्त कई सारे रूल लगाए जिसको किसी भी हाल में केजरीवाल को फॉलो करना पड़ेगा। अब आखिर वो रूल्स क्या है जिनकी वजह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधे एक आम आदमी बन गए हैं, और आखिर किस तरह केजरीवाल इन केसेस में बचते चले गए। और जिस ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया, उसी ईडी के लाख मना करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किन बेसिस पे केजरीवाल को बेल दी, और 22 दिन के बाद केजरीवाल को फिर से सरेंडर क्यों करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में केजरीवाल के जेल में जाने से लेकर जेल के वापस आने तक एक एक चीज के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में बताई गई एक एक चीज को मैंने जो सीबीआई और ईडी ने अपनी चार्जशीट लगाई थी उसमें से और कुछ न्यूज आर्टिकल से ली है। इसमें से कोई भी चीज मैंने अपने मन से नहीं बोला है, और इन सारे आर्टिकल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उन्हें जाकर एक बार वेरीफाई जरूर कर ले। देखिए, इन सारी चीजों की शुरुआत 17 नवंबर 2021 से हुई, जब दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली में नई लिकर पॉलिसी बनाई, जिसके अंडर दिल्ली में 32 जोन बनाए गए और हर एक जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल 849 दुकानें खुलनी थी। इससे पहले जो पुरानी लिकर पॉलिसी थी उसके अंडर दिल्ली में जितनी भी शराब की दुकानें थी उसमें से 60% दुकानें सरकारी थी और 40% दुकानें प्राइवेट। लेकिन नई लिकर पॉलिसी लागू होने के बाद सारी की सारी शराब की दुकानें प्राइवेट हो गई। और जब दिल्ली गवर्नमेंट से इन सारी चीजों के बारे में पूछा गया तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट करने की वजह से हमारी सरकार को 3500 करोड़ रुपयों का फायदा होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने लाइसेंस की फीस को कई गुना बढ़ा दिया। जिस एक लाइसेंस को लेने के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देने पड़ते थे, तो वहीं पर नई लिकर पॉलिसी लागू होने के बाद उसी एक लाइसेंस को लेने के लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए तक देने होंगे। और दिल्ली गवर्नमेंट ने इस नई लिकर पॉलिसी में और भी कई सारी चीजें ऐड की, जैसे कि शराब की होम डिलीवरी की जा सकती है और दुकानों को 3 बजे तक खुले रहने की परमिशन भी दे देगी। और साथ में जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, जो ठेकेदार होंगे, वो अपने मनमर्जी शराब को कितनी भी सस्ती बेच सकते हैं। अब होता यह है, 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने इस नई लिकर पॉलिसी को लेकर कुछ गड़बड़ी की आशंका जताई और उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट तैयार करी और उस रिपोर्ट को LG सक्सेना, जो दिल्ली के राज्यपाल हैं, उनके पास भेजी। इस रिपोर्ट में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब ठेकेदारों को इलीगल तरह से प्रॉफिट पहुंचाने का आरोप था, क्योंकि आम आदमी पार्टी को गोवा में चुनाव लड़ने थे और उस चुनाव में होने वाले खर्चे को लेकर इन्हें लिकर बिजनेसमैन से कुछ फाइनेंशियली हेल्प चाहिए थी। अब LG ने चीफ सेक्रेटरी के इस रिपोर्ट के आधार पर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी। अब 28 जुलाई 2022 को विवाद बढ़ता हुआ देखकर दिल्ली गवर्नमेंट ने नई लिकर पॉलिसी को रद्द करके जो पुरानी लिकर पॉलिसी थी उसे फिर से लागू कर दी। लेकिन इसके बाद भी सीबीआई रुकी नहीं। 17 अगस्त 2022 को इसने केस दर्ज किया और अपनी जांच शुरू कर दी। सीबीआई अपनी जांच कर ही रही थी कि वहीं पर कुछ टाइम के बाद इस केस में एंट्री होती है ईडी की, और यहां से ये केस ईडी के हाथ में चला जाता है। और ईडी ने 15 मार्च 2023 को तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को अरेस्ट किया और 18 मार्च को पहली बार यह आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल इस लिकर पॉलिसी के केस में एक लीड रोल प्ले कर रहे हैं। ईडी ने अपनी आगे की जांच में बताया कि केजरीवाल ने आबकारी घोटाले के मेन आरोपियों में से एक आरोपी, जिसका नाम समीर महेंद्र था, उससे वीडियो कॉल पर बात की और उनसे इस स्कैम के को एक्यूज्ड विजय नायर के साथ काम जारी रखने को कहा। केजरीवाल ने वीडियो कॉल में विजय नायर को अपना लड़का बताया, क्योंकि केजरीवाल विजय नायर पर काफी ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि विजय नायर
आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन इंचार्ज थे, जिन्हें सीबीआई 12 सितंबर 2022 को ऑलरेडी अरेस्ट कर चुकी थी। ईडी ने इस मामले की छानबीन करते हुए साउथ इंडिया के कुछ पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन को भी आरोपी बताया, जिसे ईडी ने साउथ ग्रुप नाम दिया। इस साउथ ग्रुप में सांसद श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे माटुंगा राघव रेड्डी, बीआरएस नेता के कविता, चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू, हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक और भी कई बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन शामिल हैं। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की मांग की और साउथ ग्रुप से मिले 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शन में लगाया और ये जो पैसा आया था गोवा के इलेक्शन में जो खर्च हुए वो हवाले के जरिए आया था। जब से ये केस ईडी के हाथ में आया था तब से ईडी इस केस पे जी जान लगाकर काम कर रही थी, लेकिन ईडी के इस केस में एंट्री करने से पहले ही सीबीआई ने भी इस केस पे काफी जांच पड़ताल की थी। जैसे कि जब 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की थी तो इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया और इन पर सभी भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया। उसके बाद 19 अगस्त को सीबीआई ने विदेश नीति बनाने के मामले में मनीष सिसोदिया और उनके साथ 15 और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उसके एक दिन के बाद यानी कि 20 अगस्त को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर रेड मारी। उसके बाद ईडी अपनी जांच लगातार कर रही थी और 6 सितंबर तक ईडी ने देश भर में 40 से भी ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। इस केस में पहली बड़ी गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया के रूप में हुई 26 फरवरी 2023 को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया। 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को अरेस्ट किया और इसके ठीक एक महीने के बाद 2 नवंबर 2023 को ईडी ने केजरीवाल का पहला समन जारी किया, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। फिर 21 दिसंबर 2023 को केजरीवाल का दूसरा समन जारी हुआ और केजरीवाल इस दूसरे समन में भी पेश नहीं हुए। फिर 3 जनवरी 2023 को ईडी ने तीसरा समन जारी किया, 17 जनवरी को चौथा समन जारी किया, 2 फरवरी को 5वां, 22 फरवरी को 6ठा, 26 फरवरी को 7वां और 27 फरवरी को 8वीं बार समन भेजा गया और 17 मार्च 2024 को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9वां समन भेजा, लेकिन इतनी बार समन भेजने के बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। तो 21 मार्च 2024 को करीब शाम के 7 बजे ईडी की टीम सीएम हाउस पहुंची और करीब 2 घंटे की पूछताछ करने के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अब केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे क्वेश्चन उठने लगे कि इनकी गिरफ्तारी पहले भी हो सकती थी, चुनाव के वक्त ही इनको अरेस्ट क्यों किया गया और इनके खिलाफ क्या सबूत है, किन बेसिस पे इनको अरेस्ट किया गया है और ईडी की रिमांड पर इनको क्यों रखा गया है। अब आपने भी कहीं ना कहीं से सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है, फिर भी उनको अरेस्ट किया गया है, उनको जेल में डाला गया है और उनको बेल भी नहीं दी जा रही है। और ऐन वक्त पर सुप्रीम कोर्ट के हाथ ऐसा क्या लग गया जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई, जिसकी उम्मीद अरविंद केजरीवाल को भी नहीं थी। और केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद भी कुछ दिनों के बाद उन्हें खुद से सरेंडर क्यों करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, अभी एक एक चीज सामने आने वाली है। देखिए 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया और 28 मार्च तक अपनी रिमांड पर रखा और उसके बाद इन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, जहां पहले से ही मनीष सिसोदिया जैसे नेता बंद। अब इसके बाद 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजा और केजरीवाल की इस गिरफ्तारी पर जवाब मांगा, तो ईडी ने सुनवाई को भी नहीं थी। और केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद भी कुछ दिनों के बाद उन्हें खुद से सरेंडर क्यों करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, अभी एक एक चीज सामने आने वाली है। देखिए 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया और 28 मार्च तक अपनी रिमांड पर रखा और उसके बाद इन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, जहां पहले से ही मनीष सिसोदिया जैसे नेता बंद। अब इसके बाद 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजा और केजरीवाल की इस गिरफ्तारी पर जवाब मांगा, तो ईडी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह बताया कि हमने केजरीवाल जी को कई बार समन भेजा, कई बार उनको बुलाने की, उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन केजरीवाल एक भी बार नहीं है। इसके बाद जाकर हमने इनको अरेस्ट किया और हमने इन्हें ऐसे ही या किन्हीं अलग कारणों की वजह से अरेस्ट नहीं किया, बल्कि इनकी गिरफ्तारी दिल्ली की लिकर पॉलिसी केस की जांच का एक हिस्सा था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और 15 अप्रैल को कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए 29 अप्रैल की तारीख दे दी। 29 अप्रैल को कोर्ट ने 2:55 पर सुनवाई शुरू की और केजरीवाल के वकील अभिषेक मन्नू ने करीब 1 घंटे तक लगातार अपनी बात रखी। जब जस्टिस संजीव खन्ना ने लॉयर अभिषेक मन्नू से पूछा कि जब केजरीवाल को नोटिस गए थे तो उन्होंने उस नोटिस को इग्नोर क्यों किया, तो इस पर अभिषेक मन्नू कहते हैं कि केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया था और वो गए थे और ईडी के नोटिस का भी डिटेल में जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकते, आज ईडी ये नहीं कह सकती कि हमने बुलाया था और आप आए नहीं, इसलिए हमने अरेस्ट कर लिया। ये मेरा अधिकार है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। अगर कोई आरोपी कहता है कि मैं बयान नहीं दूंगा, तो क्या आप कह सकते हैं कि आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है इसलिए उसे गिरफ्तार करते हैं?
लेकिन इन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। सेक्शन 50 के तहत तो वहां बयान नहीं लिए और 1.5 साल तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? मेरी बेल को नकार दिए जाने से मुझे घर आकर अरेस्ट करने का अधिकार नहीं बनता है। ये पूरी डिस्कशन कोर्ट में एज इट इज चल रही थी। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई नेक्स्ट डे पर डाल देती है, यानी कि 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल की सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त की बेंच ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया। कोर्ट ने ईडी के वकील ASG SV राजू से पूछा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही अरेस्ट क्यों किया गया, और इस तरह के 5 सवाल के जवाब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा और उन्हें 3 मई तक का टाइम दिया। फिर इस केस की सुनवाई 3 मई के तारीख पर डाल दी गई और 3 मई की सुनवाई 2 घंटे तक चली। इस लंबी बहस में कोर्ट ने यह कहा कि जो मेन केस है, यानी कि जिसमें केजरीवाल ने अपने अरेस्ट और रिमांड को लेकर चुनौती दी है, उसमें समय लग सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल के अंतरिम बेल के बारे में सोचना चाहिए ताकि वो कैंपेन में हिस्सा ले सके। इसके बाद इस केस की सुनवाई 7 मई की तारीख पर डाल दी गई और 7 मई को केजरीवाल की अंतरिम बेल पर फैसला सुनाए बिना ही कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह 10:30 बजे से सुनवाई शुरू हुई और लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थी कि केजरीवाल को अगर बेल दी जाएगी तो उन्हें इन रूल्स को फॉलो करना हो। ये वही रूल्स है जिनकी बात मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में की थी। कोर्ट का ऐसा फैसला सुनकर ईडी ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिनों से सुना जा रहा है, हमें भी पर्याप्त समय मिलना चाहिए अपनी बात को रखने के लिए। कोर्ट ने ईडी से कहा कि चुनाव चल रहा है और केजरीवाल करंट चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के और चुनाव 5 साल में एक ही बार आता है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको 1 जून तक अंतरिम बेल दे रहे हैं, लेकिन इन 21-22 दिनों में आप मुख्यमंत्री दफ्तर या सचिवालय नहीं जाएंगे, किसी भी सरकारी फाइल पर अपने सिग्नेचर नहीं करेंगे, अपने केस के बारे में कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, अपने केस से जुड़े गवाहों से मिलने या किसी भी तरह के संपर्क बनाने की कोशिश भी नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये सारे रूल्स लगाते हुए केजरीवाल जी को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी और 2 जून को केजरीवाल को कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा और उन्हें फिर से तिहाड़ जेल में डाल दिया जाएगा। अब इसके बाद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं। सबसे पहले वो अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और जगह जगह पर रैलियों में शामिल होते हैं, जगह जगह पर भाषण देते हैं और ये सिलसिला चुनाव के आखिरी फेज तक चलता रहेगा। हालांकि उनके पास बहुत ही कम टाइम है क्योंकि 2 जून को उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि 4 जून को इस देश का फ्यूचर किस पार्टी के हाथ में जाता है। थैंक यू एंड जय। Let me take you back to a time when love was as precious as